बातें। तारीख 31 जुलाई भारत के लिए बहुत भारी है भाई, क्योंकि 1 अगस्त से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ लागू हो जाएंगे। भारत का रशिया प्रेम भी अल्टीमेटली भारत को नुकसान पहुंचाता हुआ दिखेगा, क्योंकि अल्टीमेटली डेड इकोनॉमी घोषित जो कर दी गई है, जैसे कि इन्हीं के रहमो करम पर आप और हम पल रहे हैं। और तो और हमारे देश का विपक्ष इस बात को स्वीकार भी कर रहा है, मानना है कि अडानी जी के कारण भारत डेड इकोनॉमी है। पूरी जीडीपी के अंदर आप और हमारा कंट्रीब्यूशन अडानी की वजह से ही है, ऐसा इनका फिलहाल के लिए तर्कसंगत बयान भी रहा है। साथ ही साथ 25% का टैरिफ और भारत पर लगने वाली पेनल्टीज इस समय हेडलाइन बनाई हुई हैं। जहां देखो वहां भारत ही भारत छाया हुआ है। भारत की 6 कंपनियों पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप ईरान के साथ व्यापार करते हैं तो वह डोनाल्ड ट्रंप, स्वागत है आपका हमारे आज के इस सेशन में, क्योंकि अल्टीमेटली आपसे निपटने के लिए कुछ तो तैयारियां हमारी सरकार ने की होंगी और सरकार की कुछ लापरवाहियां रही होंगी कि यह मामला यहां तक चलाया, आपने उसे ब्लैकमेल करने दिया। साथियों, एक सिद्धांत है, अक्सर घर वाले बचपन में हमें सिखाए और आप और हम एक दूसरे को सिखा लेते हैं, और वो ये है कि ब्लैकमेल नामक जो भय है ना, ये बहुत ही खतरनाक है मित्रों। और वो खतरनाक किस तरह से है कि यदि कोई आपको किसी चीज के लिए डराना शुरू कर दिया है तो वो आपका जब तक कंप्लीट शोषण ना कर ले तब तक वो उस डर का लाभ उठाता है। अंततोगत्वा 2 ही तरीके होते हैं, या तो आप अपने आप को बर्बाद होने दें या फिर डटकर सामने खड़े हो जाएं। भारत से गलती हुई इस व्यक्ति के कहने पर अब तक हम लोग इसको तरीके से हैंडल करने की सोच रहे थे। आवश्यकता थी कि 30 बार जब इस व्यक्ति ने एक ही झूठ को दोहराया, भारत सरकार अगर पहले ही इसका मुखड़ा बंद कर दी होती तो आज ये नौबत ना आती, आज ये स्थिति इतने दिन तक दूर चलकर ना आती। पर चलिए, जो भी आए दुरुस्त आए। अंततोगत्वा ब्लैकमेल के सामने भारत बोला, सदन में बयान हुए सारी बातें आज के सेशन में, क्योंकि अल्टीमेटली इस व्यक्ति ने भारत पर बयान देते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं कि भारत के साथ क्या, भारत और रूस का क्या संबंध है, वो चाहे तो अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को एक साथ डूबें, मुझे क्या, हमारे साथ व्यापार उनका बहुत कम है, रूस और अमेरिका का लगभग कोई व्यापार नहीं है। मेदनेदेव को भी इन्होंने धमकी दी, उस पर भी अलग से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर फॉर ऑल आई केयर, वो दोनों अपनी डेड इकोनॉमीज को एक साथ ले जा सकते हैं। रशिया इनकी नजर में डेड इकोनॉमी है, अच्छी बात है साहब, हम भी डेड इकोनॉमी है, आज जब समझ लेंगे साहब। ये सारा मसला कहां से शुरू हुआ? कल मैंने एक सेशन किया था आप सभी के साथ में, और वो सेशन यही था कि भारत के प्रधानमंत्री में सदन में बोला कि भाई, हमें दुनिया के किसी भी देश ने ये नहीं कहा कि आप सीज फायर कर लीजिए, या हमें किसी ने भी सीज फायर करने के लिए कॉल नहीं किया। ये बात जैसे ही बोली, ये आदमी बौखला गया। प्रधानमंत्री का बयान हमने आप सबको सुनाया, पीएम मोदी का इधर बयान होता है जैसे कि यह आदमी लेकर बैठा ही था कि बस तुम बोल दो। ये वैसे वो वाली बात है कि किसी का शोषण हो रहा हो और वो शोषण वाला व्यक्ति का बैठा हुआ जो मास्टर है वो रियलाइज कर रहा है कि बेटा तुम बोले तो मैं तुमको पनिशमेंट दूंगा। तो यह आदमी बिल्कुल ऐसे समझो कि अपनी तरह से है ना, कोई ना कोई न्यूज चैनल फॉलो कर रहा होगा। इधर पीएम मोदी का बयान गया है, उधर यह आदमी टप से निकल कर आता है और बोलता है 25% टैरिफ। भाई साहब, ये हवाई जहाज से नहीं उतरता आदमी, हवाई जहाज चलते में बोल देता है कि शाम तक मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा। शाम हुई, 25% टैरिफ आ गया, और इस आदमी को अचानक याद आया, वी हैव ए मैसिव ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया। मतलब इसके बयानों को देखकर कई बार तो मतलब हास्य उत्पन्न होता है। एक तरफ तो वर्ड यूज कर रहा है मैसिव ट्रेड डेफिसिट, बहुत बड़ा भारत के साथ हमारा ट्रेड घाटा है। और सुनिए, इसने शुरुआत में जो ट्वीट किया था वो कहता है वी हैव डन वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया। अब एक घोंचू हो क्या, मतलब लिख क्या रहे हो? मतलब कसम से बता रहा हूं, ये प्लेटफॉर्म अगर अमेरिकी ना रहा होता ना, यूट्यूब, क्योंकि मुझे डर है कि कल को अमेरिकी वीजा तो मेरा लगना नहीं है, अब तो ये तय हो चुका है, लेकिन भविष्य में अब ये चैनल से मुझे न मरवा दे, यहां से हटाए कि चलो भाई हटाओ इसका यूट्यूब से। और हमारे भारतीयों ने अभी तक ऐसा कुछ बनाया नहीं जहां पर अपन स्वतंत्र आवाज रख सकें, पर फिर भी देखने वाली बात है साथियों। अदरवाइज तो कभी नुक्कड़ चौराहे पर मुलाकात हो ही जाएगी आप सबसे। देखने वाली बात यह है कि वी हैव डन वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया। मतलब आप सोचिए, एक बयान है इस व्यक्ति का वी हैव डन वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया, और दूसरी तरफ यह बयान है कल ही कल का। मतलब इसका दिमाग का पागलपन देखिए, मैसिव ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया। मतलब या तो इसको लिटिल का मतलब नहीं पता या मैसिव का नहीं पता, ये तो बालपन में हम बच्चों को सिखा दिए हैं। तो ऐसे में मैसिव ट्रेड डेफिसिट इंडिया के साथ देखता हुआ यह प्राणी भारत पर ट्रेड का टैक्स थोप देता है कि लीजिए सर, आप टैरिफ झेलिए।
वो ट्रेड का टैरिफ था 25%। हमने कहा वाह, अभी तो बहुतों से नीचे है। लेकिन साहब बहुतों से नीचे नहीं है, टॉप पर तो इसने ब्राजील को बिठाया है। क्यों? क्योंकि लूला ने इसको उंगली कर दी थी। याद है ना, आपको बताया था मैंने, जो कि इसने कहा था कि जायर बाल्सेनारो को जेल से निकालो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ट्रेड लाद दूंगा। तो कल इंडिया का और ब्राजील का दोनों का नंबर आ गया था। हम पर 25 प्लस करके टैरिफ लगाया। प्लस का मतलब अभी पेनल्टी लगना बाकी है। किस बात की पेनल्टी? कि तुम प्यार निभाते हो रूस के साथ। अच्छा, रूस के साथ तो चाइना भी प्यार निभाता है, तेल तो वो भी खरीदता है। चाइना वालों का बयान आ गया। चाइना वालों ने कहा कि सुनिएगा, आपने जो ट्रेड टैरिफ लगाए हैं, ये टैरिफ से आपने हथियार बना लिया, ठीक है, लेकिन रूस से तेल खरीदना हमारा अपना हित है और ग्लोबल हित है। जो अक्सर भारत बयान देता है, चाइना फिर से वही बयान दे दिया। खैर, चाइना इसके ज्वार भाटे से या कहिए तो अमेरिकी सुनामी से निपट चुका है, तो उसमें साहस भी भरपूर उत्पन्न हो चुका है। अब हमारी बारी है, क्योंकि वो जो प्रशांत महासागर में उठा हुआ सुनामी है, अब वो चलते हुए हिंद महासागर तक आ पहुंचा है और अब आकर भारत मां के कदम चूम रहा है। अब देखते हैं कि हम लोग इसका क्या इलाज करेंगे, क्योंकि आज बाजार ने तो इसको बहुत सही रेस्पॉन्स दिया है दोस्तों, मजा ही आ गया। कल तक उम्मीद थी कि बाजार बुरी तरह टूटेगा, शुरुआत भी गिरने से हुई, लेकिन आज जिन्होंने भी, चाहे आज मंथ का एंड था या फिर मतलब फ्राइडे के दिन क्लोजिंग थी, बाजार आज भाई सेटल तरीके से गया है। मतलब आज तो भारतीयों ने एकता दिखाई है। खैर, फिलहाल के लिए चाइना ने इसका सा जवाब दिया और भारत भी, फिर भारत की तरफ से भी स्टेटमेंट आया और कहा कि भाई हम अपने प्रोटेक्ट करेंगे अपने फार्मर्स के, एंटरप्रेन्योर्स के और एमएसएमई के इंटरेस्ट। हालांकि ये दुबी जुबान में ही था। जिस तरह से भारत, देखिए अभी भी ना कहीं हम समस्त भारतीयों में, उस बात के बाद जब से सदन के अंदर प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया कि हम पर किसी का कोई दबाव नहीं था, उसके बाद से ना दो एहसास उत्पन्न हुए भारतीयों में। पहला, कि सरकार वाकई में कितने प्रेशर में थी। इस आदमी के झूठ का खंडन ना करना भी ना जाने हम पर कितने बड़े भार को आने से रोक रहा था। सरकार चुपचाप इसीलिए थी, कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति ब्लैकमेल इसलिए सह रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मैं हटा तो ये जो सुनामी का पानी है ये अंदर तक आएगा, और वो तो आया, क्योंकि अल्टीमेटली टैरिफ बनकर आया। यही तो डरा रहा था ये आदमी। ये बिल्कुल वैसे है, किसी ने आपकी कुछ ऐसी तस्वीरें खींच ली हो, अब वो आपको बरगला रहा है, आप नहीं माने तो वो पब्लिक कर दिया, लीजिए पब्लिक कर दिया। आपकी इमेज को तुरंत तत्काल नुकसान पहुंच सकता है। ये प्राणी भारत के साथ वैसा ही किया। लगातार पहले सरकार को दबाए पड़ा था, हम सब लोग भी सोच रहे थे सरकार बोल नहीं रही है, विपक्ष खींचे जा रहा था। हद तो ये हो गई कि तुलना ये कर दी गई राहुल गांधी जी द्वारा प्रधानमंत्री जी से कि आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है। अब हिम्मत के लिए उकसा दिया उस व्यक्ति को जिसने इतना तहलका पाकिस्तान में मचा रखा हो। ले भाई हिम्मत है, हम प्रधानमंत्री जी निकल पड़े। अब निकले तो साहब आपके सामने आ गया, ये प्राणी बैठा ही था कि तुम बोलो और मैं टैरिफ लगाऊं, लगा दिए साहब। अब लगा दिए। अभी भी इंतजार जो है ना वो ये है कि जिस तरह से ये ट्वीट दर ट्वीट खेलता जा रहा है ना, भारत को भी चाहिए कि अपनी तरफ से कुछ वैसे ही अब सेटल वे में इसको आंसर दिए जाएं। पर ठीक है साहब, पैसा जिसकी लाठी जिसकी भैंस, अब हम लोग भी केवल इंतजार ही कर रहे हैं। ये आज हमने एक अंकित इंस्पायर राजस्थान पर सेशन किया था, आप कृपया करके उसे देखिएगा, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में लगाया है। वहां पर एक हमने सेंस डिराइव किया है कि भारत को क्या करना चाहिए। लिंक कमेंट बॉक्स में है, आप जाकर अवश्य देखिएगा। राजस्थान की इकोनॉमी को पढ़ने वाला प्रभाव करके हमने टाइटल किया था। अब क्या होता है कि भारत ने फार्मर्स का जैसे ही नाम लिखा, इससे यह समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं यह आदमी नस तो दबाया हुआ था फार्मर्स के नाम पर। उसे पता था कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि किसानों के सामने वैसे ही खराब करने के तमाम प्रयास चलते रहे अमेरिका द्वारा। पहले कनाडा काम करता था, फिर अमेरिका काम करता था, है। ऐसे में किसान और प्रधानमंत्री का तो आंकड़ा वैसे ही कृषि बिल के समय से बिगड़ा हुआ है। इनको भेजो इनके यहां पर जीएम फसल तो और किसान खड़े हो जाएंगे, तो इनका तो पूरा की पूरा फेम वर्ड ही खत्म कर दो। तो ये फार्मर्स के नाम पर दबा रहा था। ये सरकार की बातों से भी पता चल गया है, क्योंकि जीएम क्रॉप वाली बात मैंने आपको नॉनवेज मिल्क वाली बात बताई थी। सरकार को शाम को थोड़ा सा समझ में आता है कि चलो कुछ तो ढंग का लिखते हैं, तो इन्होंने लिखा द मैसेज इज क्लियर। क्या मैसेज क्लियर है? कि ऑल नेगोशिएशंस विल बी रूटेड इन व्हाट इज द बेस्ट फॉर कंट्रीज एंड इट्स पीपल। देश के लिए जो अच्छा है वही किया जाएगा। साहब यही तो हम आपसे कह रहे थे कि इस प्राणी को आप उसी दिन मुंह पे उठाकर क्यों नहीं फेंक दिए। ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए था। खैर देश का लेसन है, देश सीखेगा, लेकिन इस देश में फिलहाल ये जो मैसेज आया, देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। अब हम सबको निपटना है इस कहानी से। खैर, तो ट्रंप महोदय ने अपनी तरफ से दुश्मनी निकालते हुए, अब दुश्मनी वार गेम है साहब, ये शब्दों का वॉर गेम नहीं है, एक आदमी के सनक का है। क्योंकि एक दिन ये सेशन जरूर बनेगा कि साहब एक आदमी के, कैसे कहते हैं ना वो कौन सा डायलॉग है फिल्म के अंदर, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। ये बिल्कुल वैसे है, नोबल की कीमत तुम क्या जानो मोदी जी। ये बात ट्रंप ने असल में उठा दी। आपको पता है कि मैं नोबल पीस प्राइज के लिए इतना परेशान था,
हैं। आपके कारण से मैं दुनिया को बता पा रहा था कि रशिया यूक्रेन तो मैं नहीं रुकवा पाया, लेकिन दो न्यूक्लियर कैपेबल देशों को अगर मैं युद्ध से रुकवा दिया, कम से कम दुनिया वालों अभी मुझे मैसेंजर ऑफ गॉड मान लो। हैं, इसकी भी फिल्म बन जानी चाहिए राम रहीम की तरह। ऐसे में फिलहाल के लिए इस मसीहा के दिमाग में जो तभी दिमाग था ना कि अरे भाई साहब अपन तो एकदम सटल वे में निकलते जा रहे हैं, दुनिया में शांति लेकर आ रहे हैं, हमने उसका वो ख्वाब तोड़ दिया। हमने सच मायने में उस आदमी का वो भ्रम तोड़ दिया, और जब भ्रम तोड़ा तो ये आदमी बौखला गया। बौखला करके भाई साहब इसने जो धड़ाधड़ ट्वीट मारे हैं, निकलता है और निकलते हुए कहता है कि हमने जस्ट पाकिस्तान के साथ एक डील कंक्लूड कर ली है। इंडिया मतलब पाकिस्तान के साथ डील कंक्लूड करी है, हम इनका तेल निकालेंगे, माफी चाहता हूं, इनके देश में से तेल निकालेंगे। यूनाइटेड स्टेट विल वर्क टुगेदर डेवलपिंग देयर मैसिव ऑयल रिजर्व। अब तो आप ही जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए तो यह मतलब ऐसा था कि जब दो बंदर झगड़ रहे हो, नहीं उल्टा है, जब दो बिल्लियां झगड़ रही हो तो बंदर रोटी लेके भाग जाता है। पाकिस्तान के साथ वाकई में ऐसा ही हुआ है कि एक तरफ से दो मतलब आपस में देश झगड़ रहे हैं, वो कुत्ते की तरह रोटी लेके भाग गया, मतलब नेचर उसकी वैसे ही थी, और एकदम कहा अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हो गए सर हम। ऐसे में शहबाज शरीफ का ट्वीट आता है कि जनाबना हमें पता ही नहीं था, हमसे डील हो गई है, वाह हम खुश हैं। ये बात असल में आप इसाक डार का अगर देखोगे, पाकिस्तान कंक्लूड डील विद यूएस, अल्हम्दुलिल्लाह, इनको मतलब यकीन ही नहीं था, अच्छा हमारे साथ भी डील चल रही थी, हमें पता ही नहीं है। इनको मतलब क्या हुआ, दो देशों के बीच की दुश्मनी का लाभ जिसको मिला वो पाकिस्तान है। खैर इनका तेल निकलेगा हम देखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान का अभी तेल निकालने वाले देशों में कहीं लेना देना नहीं है। लेकिन हां, ऑपरेशन सिंदूर की जब बात की जाती है तो अचानक पाकिस्तान फ्रेम पर भारत के कारण खड़ा हो गया। मेरे कई भारतीय मित्र और साथी जिनसे मेरी संवाद अक्सर होते हैं, मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से संवाद के रूप में स्थापित करना चाहता हूं कि भारत के साथ ये ऐसा क्यों कर रहा है और पाकिस्तान को इसका फायदा क्यों दे रहा है। इसको एक लाइन में केवल इतना सा समझ लीजिए, आप मैटर करते हैं, आप मैटर करते हैं, इसीलिए आपसे पंगा लिया जा रहा है। ये मैटर नहीं करते, इन्हें पाला जाता है। ये वो नेशंस हैं, रोग नेशंस हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया चाइना वालों ने पाल रखा है, पाकिस्तान को अमेरिका ने पाल रखा है। पहले अफगानिस्तान को सोचा था करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो इस तरह के देशों को बना के रखते हैं कि तुम जाओ फट जाना कहीं भी जाकर के, जिहादी होकर के, जा फट गए हम तो। ठीक है, आतंकियों की पाठशाला इनके यहां चलती थी, लेकिन अब क्या है कि पहले इसको पुचकारा गया कि बेटे बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, ईरान के सामने मत बोलना। जी बिल्कुल ठीक है, पहले तो ये बहुत तेज निकल कर आया था कि सब एक हो जाओ इजराइल के खिलाफ, ईरान के समर्थन में, इसको चुप करा दिया था आसिम मुनीर को। फिर क्या होता है, बाद में इसको क्रिप्टो का जाल फंसाकर खेल लिया था। इधर भारत के साथ में हर तरह का प्रयास कि देखो मान जाओ कि मैंने कह दो, अगर कह दो कि तुम मेरे हो, वो बिल्कुल वो वाली बात थी। असल में जो कहते हैं ना प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच में जो दोस्ती है, मैं कह रहा हूं सही मायने में याराना है यार। ये दो दोस्तों के बीच में वो वाली बात है कि यार तू बस मान जा कि मैंने करवाया है। असल मायने में पता है कंपटीशन किन के बीच होता है, ये आप और मैं है ना, इस बात को काफी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अपने दोस्तों को आसपास से देखिएगा, अपन जो कहते हैं ना पड़ोसी गाड़ी ले आए तो हमें बड़ा दुख होता है, दोस्त टॉप कर जाए तो हमें बड़ा दुख होता है। असल में आपके शहर में कौन आईएएस बना, कौन किसके क्या लॉटरी लगी, आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसके साथ आपका मिलना जुलना, जिसके साथ सब बढ़िया है ना, उसके साथ अगर आपने कंपटीशन कर लिया तो उसकी तो भाई साहब आपको मुस्कान भी दुख देगी। अब भारत के साथ कहना ना मित्रता थी, हाउडी मोदी नामक कार्यक्रम में इस व्यक्ति ने देखा था कि अमेरिका में इनकी कितनी दीवानगी है। अब उस दीवानगी के चलते यह आदमी सोचा कि यार प्रधानमंत्री मोदी को यह स्वीकार अगर मैं करवा दूं कि मैं बड़ा नेगोशिएटर हूं। पहले आपको याद होगा यह पहले बयान दिया करता था, मोदी इज ए वेरी हार्ड नेगोशिएटर। अब वो नेगोशिएटर के नाम पर यह व्यक्ति उतर कर आया कि यह तमगा तो मैं लेकर रहूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त के पास, जैसे मैंने मित्र कहा, उसके पास है। भाई साहब ये भी एकदम पक्के गुजराती, व्यापार में बिल्कुल अड़ ही रहे, एकदम सुट्ट खींच गए, बोलेंगे ही नहीं। हम बोलेंगे नहीं। आप कहो हमने सीज फायर कराया, बोलते रहो। आप कहो कि हमने ट्रेड डील करा, कुछ नहीं बोले। बोले तो उकसावे में आकर बोल गए, अब कहां बोल गए नहीं पता। संसद के अंदर वो कार्रवाई ना होती तो शायद आज हमारा एक दिन से पहले पहले ये हाल ना होता, पर कोई नहीं साहब, ये बोल पड़े। अब बोल गए तो इस आदमी का तो बस वो भरा बैठा था कि मैं दुनिया को बस ये दिखा दूं कि तुम मेरे दोस्त हो ना, अब दुश्मनी भी तुमसे, कहते हैं मित्र से ही सबसे कर रही दुश्मनी निभाई जाती है। तो अब ये भाई उसके उस मूड में आकर के ये जनाब उतर गए। अब देखना है कि ये क्या करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देश ने अब इस बात को इस रूप में देखना शुरू कर दिया कि ट्रंप का रूप तो समझ में आ गया, अब इंडिया का भी असली रूप दिखा ही दो, हमारा वो रूप दिखा दो कि हम आ कहां से रहे हैं। कहते हैं इतिहास के बारे में, इतिहास वो है जो आपको सिखाता है कि आप आ
कहां से रहे हो, जाओगे कहां, स्वतः ही डिस्कस हो जाता है। हम वो थे यार जो हम सबसे ज्यादा फ्रगाइल इकोनॉमीज में काउंट किए जाने वाले देश थे, आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर कंट्री बनकर बैठे हैं, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर बैठे हैं। दुनिया कल्पना करती थी कि एक दिन ये देश टुकड़ों में टूट जाएगा, जब अंग्रेज यहां से गए थे कि चल ही नहीं पाएंगे, और आज हमसे कहते हैं कि अनाज हमें दे दो। तो ये अलग लेवल की चीजें हैं, फिर भी अब हमसे उम्मीदें हैं। तो अब ऐसे में इंडिया के साथ जो खेला हुआ वो आपको पता है। पहले ये व्यक्ति पाकिस्तान में जाने की बात का मैसेज सुर्रा छुड़वा दिया, कहो कि हम आ रहे हैं, अब तेल की बात कर दिया। कुल मिलाकर के ट्रंप ने भारत के साथ में खेला करने का तमाम प्रयास किया कि भारत इनके साथ में अब हैंडल कैसे करता है चीजों को। है फ्रगाइल आइटम तो हैंडल विद केयर ही करना होगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने गुस्से में चलते हुए 6 भारतीय कंपनियों पर भी सैंक्शन लगा दिया। बोले तुमने कभी 2024 में ईरान से माल मंगाया था, वाया यूएई मंगाया था, मेरी जांच में पता चला, मैं कंपनियों को बैन करता हूं। ये कुछ कंपनियां हैं जो केमिकल का काम करती हैं, कुछ 1000 करोड़ का काम है। बोले तुम पर सैंक्शन लगाऊंगा। आप पूछेंगे सर कंपनियों पर सैंक्शन लगता है तो क्या होता है? इनके जो अकाउंट है ना, मान लो अमेरिका में अगर हैं तो वो फ्रीज हो जाते हैं, आसान में ये समझो, और वो अमेरिका से व्यापार नहीं कर पाते हैं, इतनी सी बात है। अब ऐसे में अमेरिका का 1 अगस्त से पहले दुनिया भर के देशों के साथ में खेला करना था। ऐसे में भारत का नंबर पहले आ गया, पिछली बार चाइना का नंबर आ गया था, इस बार अपना नंबर आ गया। अब इस प्राणी ने रशिया के साथ दुश्मनी निकालनी कि साहब रशिया की तरह डेड इकोनॉमी इंडिया हो जाएगी। अब आपको यह तो पता ही है कि रूस इनको इतना माल आज भी बेचता है, फिर भी ये उसको डेड इकोनॉमी बोलते हैं। मतलब जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो रूस ही अमेरिका को देता है, फिर भी ये कह रहा है कि डेड हो जाओगे। तो इस बात में कोई सत्यता तो नहीं है, लेकिन हां, अगर इसने डेड इकोनॉमी कहा कि भारत डेड इकोनॉमी है, टैरिफ के बाद में इंडिया रशिया की तरह ही डेड इकोनॉमी है, तो अब हम डेड इकोनॉमी थोड़ा समझ लेते हैं अर्थव्यवस्था की भाषा में। अर्थव्यवस्था कहती है कि वो इकोनॉमी जो पूरी तरह ठप हो गई हो, क्योंकि अगर हमको डेड इकोनॉमी बोल रहा है तो ये युगांडा हुआ और ये सब अफगानिस्तान हुए, इनको कहां ही रखोगे? मतलब ये इन इकोनॉमीज को कहां ही मानोगे जिनके अंदर ये कोलैप्स की स्थिति, जैसे श्रीलंका पलट ही मार गया था, पाकिस्तान डेट में ही डूब गया था, इनको कहां रखोगे? पर कुछ नहीं साहब, इसने हमें डेड इकोनॉमी कह दिया है। ये तो वो वाली बात हुई कि आप कितने ही अच्छे हो लेकिन कोई आए और आपको गाली देके चला जाए। अब आप प्रूव करते फिर रहे हो कि गाली सही नहीं है। लेकिन हां, हमारे देश में अपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी जी आए, उन्होंने कहा यस इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, और थैंक्स मिस्टर ट्रंप जो आपने ये कह दिया कि यस यू आर राइट, एवरीबडी नो एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। हर आदमी जानता है कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। आप भी जानते हो तो कमेंट में बताइएगा भाई, क्योंकि मतलब राहुल गांधी जी का ऐसा मानना है, हर आदमी जानता है। और साथ में इन्होंने यह कहा कि इंडिया इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने फैक्ट बता दिया है और एंटायर वर्ल्ड को पता चल गया है कि इंडिया डेड इकोनॉमी है। तो भाई मर गया हो और लाश छुपा के रखी हो भारत सरकार ने, तो अब अगली मांग यही होनी चाहिए कि वो जो मृत पड़ी अर्थव्यवस्था है उसे सबको दिखाया जाए, क्योंकि अब तो भाई विपक्ष भी ये कह रहा है कि भारत डेड इकोनॉमी है। तो भाई साहब मांग होनी चाहिए कि हमारी डेड इकोनॉमी की जो पड़ी हुई लाश है, जो कब्र में बड़ी है, उसे निकाल कर लाया जाए। कहीं छुपा रखा है साहब आपने, हमारी मांग है अब ये। अब ऐसे में वर्ल्ड इकोनॉमी के अगर हिसाब से हम बात करें तो अब देखते हैं डेड कहां है। अब खोदते हैं, कब्र खोदते हैं अपन की, डेड इकोनॉमी कहां है इंडिया की, आइए खोजते हैं। अगर हम वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमी बाई कंट्रीज के हिसाब से चलते हैं तो इमर्जिंग और डेवलपिंग एशिया के अंदर जो कंट्रीज हैं उनमें चाइना के बाद दूसरे नंबर पर इंडिया आता है। अगर ये डेड होने का प्रमाण है तो भाई साहब इसका मतलब कब्र आपकी अच्छी रही होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग के अंदर लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन वर्ल्ड बाई जीडीपी एंड शेयर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के आधार पर, तो साहब आपके सामने है 30 टॉप इकोनॉमीज की बातें जो जीडीपी नॉमिनल के आधार पर हैं। उसमें इंडिया 5वें नंबर पर खड़ा है। अच्छा साहब, इसके अलावा अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी यानी खरीदने की क्षमता के आधार पर बात करें तो इंडिया आफ्टर यूरोप, चाइना, यूएस, इंडिया नंबर 3 पर खड़ा है। अच्छा साहब, और भी तथ्य देख लेते हैं। अगर लार्जेस्ट इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी के ऊपर अगर हम बात करें, जीडीपी ही है पैमाना नापने का कि अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, तो यह सच है कि 1980 तक हम मरे ही थे, क्योंकि हम टॉप 20 में कहीं नहीं थे। पर हो सकता है इसे मरना नहीं कहा जाता हो, स्वर्ग में रहना कहा जाता हो, कब्र में नहीं। 1985 में हम टॉप 20 में कहीं नहीं थे, 90 में हम कहीं नहीं थे, 95 में हम कहीं नहीं थे, 20 में भी हम टॉप 20 में कहीं नहीं थे, 2005 में भी हम कहीं नहीं थे, 2010 में हम लोग 10वें पायदान पर थे इकोनॉमी के हिसाब से अगर हम 20 में बात करें। हां, यहां पर हम लोग आना शुरू हो गए थे 15 में, मतलब ये 2000 के अंदर 15वें नंबर पर थे और 17 के ये 95 के अंदर हम 17वें नंबर पर थे। इस तरह से हम लोग उठते हुए जा रहे थे, टॉप 10 में आकर टिके हम 2010 में।
2015 में आकर के हम 10वें नंबर पर ही थे, 2020 में हम आकर के टिके इकोनॉमी में 7वें नंबर पर, 2025 में आकर टिके हम 5वें नंबर पर, और 2030 में होंगे हम तीसरे नंबर पर। यदि इसे भी डेड होना कहते हैं तो कहेंगे कि मुर्दे उठ खड़े हुए हैं, और ऐसे में यह मुर्दों का उठ खड़ा होना ट्रंप को दिख रहा है। अब ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था इतने बड़े पायदानों से उठकर इस तरह से परचेजिंग पावर पैरिटी में या नॉमिनल जीडीपी में उठती जा रही है, तो यह निश्चित ही मरी लाश को ढूंढने जैसा है, डेड अर्थव्यवस्था को खोजने जैसा है। तो हम खोज रहे हैं, आप भी अपनी आंखों से खोजते रहिएगा। ऐसे में जीडीपी फोरकास्ट की अगर हम बात करें तो भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, ना तो आईएमएफ भारत का है ना वर्ल्ड बैंक भारत का है। पता नहीं इनको ऐसा क्यों दिखता है। इससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये दोनों की दोनों जो बैंक हैं ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से अमेरिका में ही हैं। पता नहीं इनको फिर भी ऐसा क्यों दिख रहा है। हो सकता है ट्रंप से नहीं पूछा होगा कि सर वो आईसीयू में थी, निकाल दी क्या लाश, कुछ इस तरह से हो सकता है। अब और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ तो ट्रंप डेड इकोनॉमी करार दिए, और उधर आईएमएफ ने अनाउंसमेंट कर दिया कि भारत की जीडीपी 6.4% के हिसाब से 2025-26 में ग्रो करेगी। मतलब दुनिया के जितने भी देश हैं, चाहे चाइना हो, फिर अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, इन सब देशों से ऊपर तेज गति से ग्रो करती हुई इकोनॉमी अगर दिखेगी तो वो भारत की होगी। मतलब प्रोजेक्शन तो यह है कि इंडिया की इकोनॉमी 6.5% की दर से दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ेगी। आंकड़े भी हैं, 29 जुलाई का आंकड़ा है कि इंडिया ने चाइना से ज्यादा फोन एक्सपोर्ट कर दिए इस साल। तो भाई साहब अमेरिका को हमने ज्यादा फोन बेच दिए, शायद डेड इकोनॉमी का प्रमाण होता हो। हां, यह जरूर कह सकते हैं कि ट्रंप इन दिनों अनपॉपुलर लीडर हैं अपने देश में, और ऐसे में अगर अमेरिकन्स को यह बात लग रही हो बुरी, तो हो सकता है भारत से लड़ना इसके लिए फायदे का हो, क्योंकि अल्टीमेटली यह व्यक्ति जो पीठ पे ही छुरा घोंपता है वो तो अब दिखाई दे भी रहा है। लेकिन हां, दुनिया के कुछ देश इस बात को समझ रहे हैं। ईरान ने भारत में रहते हुए कहा है कि देखिए ये तरीका सही नहीं है। रशिया भी इसी बात को बोल रहा है, सैंक्शंस का, ट्रेड का ये उपयोग जो है ना, ये अंततोगत्वा चीजों को बिगाड़ेगा। भारत की तरफ से भी बयान आया, पीयूष गोयल साहब बोले, बोलना बहुत पहले चाहिए था लेकिन नेगोशिएशंस में थे। अब इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि इंडिया ऑलमोस्ट दुनिया की ग्रोथ में 16% कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर दुनिया 100% की दर से बढ़ रही है तो 16% तो अकेले भारत की वजह से आगे बढ़ रही है। ऐसे में उसको डैड लगता है। चलिए, तो अमेरिका को डैड मुबारक, और फिर तो कहीं कोई पड़ा पड़ा ये ना कह दे हमें तो मरा ही दीजिए गुरुजी, अगर ये मरना है तो मरना कबूल है। कुछ ऐसे भी हो सकता है। खैर, ऐसे में भारत तैयारी कर रहा है इससे निपटने की, इसके आने वाले रिपरकर्शंस की। भारत ने इस बीच में यूके के साथ, यूएई के साथ, आफ्टा कंट्रीज के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, और इसके साथ भी हो जाएगा। ये केवल और केवल इसके नेगोशिएटिंग टूल्स हैं। ये फिर से प्रेशर डालेगा, फिर से बात करने के लिए निकालेगा, फिर आगे जाकर के समझौता करेगा। अभी महीना डेढ़ महीने तक इसका नाटक नौटंकी सब चलेगा। अभी तो इस बीच में थोड़ा और हाश होगा ये अभी, क्योंकि प्रधानमंत्री कहीं जाकर के बिहार में भाषण ना दे रहे हैं कि हमने नहीं सुना था, तो फिर वो भाषण भी उस तक पहुंच जाएगा। यहां है ना कुछ उसके प्रेमी जो कहेंगे सर 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 ये बोल दिया देखिए, तो फिर वो थोड़ा और खेलेगा। बिहार चुनाव तक ये मजे लेगा, हो सकता है उसके बाद 1.5-2 महीने में जाकर ये आदमी शांत होगा। फिलहाल के लिए तो इतना ही है, बाकी फुल मनोरंजन है। आप लोग बिल्कुल तरीके से काम करिए, और सरकार आपसे भी अनुग्रह है कि इस तरह के लोग अगर आपको ब्लैकमेल करने लग गए तो फिर राष्ट्र के अंदर आपके पीछे इतने सारे लोग क्यों उम्मीदें लगाकर खड़े हैं। और दूसरी बड़ी बात जो है ना, भारत को सही मायने में जरूरत है अब इस वजह से नहीं, कल को चाइना हमारे साथ इस तरह की हरकत कर सकता है, कोई भी करे हमसे। हमें आवश्यकता है देश को बुनियादी रूप से मजबूत बनाने की। जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, जो यहां से जाकर विदेश जा रहा है, उनकी बात सुनने की। ये जो छात्र आपको आए दिन लाठियां खाते, आज तो छात्रों के चक्कर में टीचर लाठी खाते हुए दिखे, साहब ये नहीं होना चाहिए देश के अंदर। अगर ये सब हुआ तो फिर हम लोग केवल बयानवीर हो जाएंगे, फिर जो वाकई में विश्वगुरु बनने की बात है ना, वो दूर रह जाएगी। है तो ऐसे में आवश्यकता है कि जो हमारे बुद्धिजीवी अमेरिका में बैठे हैं वो भी अपना मुखड़ा खोलें और भारत के हित में अपने बातें रखें। दूसरा, जो बाहर गए हुए विदेशी हैं उनको सरकार वापस बुलाने का प्रयास करे, कुछ ऐसा इकोसिस्टम उन्हें दे कि हां भाई आप लोग कुछ यहां पर बढ़िया करो, हम आपके साथ टैक्स का टेररिज्म नहीं रखेंगे, आप लोगों को जो टैक्स दोगे उसके अनुरूप कुछ सुविधाएं देंगे। सरकार को आवश्यकता है आमूलचूल रूप से शरीर को स्वस्थ करने की। कहते हैं ना कि अंदर से अब आपको सुधरने की आवश्यकता है। यह आपके लिए आपदा में अवसर का समय है। हे भारत सरकार, आप जाग जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली इस तरह से कोई आगे अगर आपके साथ बार्गेनिंग करने वाला आ गया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही साथियों।